नमस्कार। साल 2025 अब खत्म हो रहा है और ये साल भारत के लिए आप जानते हैं एक बहुत ही अहम साल रहा है। एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े बदलाव। तो आखिर इस साल को असल में किस चीज ने डिफाइन किया? चलिए आज उन बड़े मील के पत्रों पर एक नजर डालते हैं जो भारत के आने वाले कल की कहानी लिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, एक दमदार नंबर 7.8%। ये है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ऐसा आंकड़ा सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। लेकिन इस 7.5% को जो बात वाकई में असाधारण बनाती है वो है इसका दूसरा पहलू, सिर्फ 0.71% की महंगाई दर। आमतौर पर क्या होता है, तेज ग्रोथ के साथ साथ महंगाई भी आसमान छूने लगती है। पर यहाँ हम इकोनॉमी का एक ऐसा नज़ारा देख रहे हैं जहाँ तेज रफ्तार भी है और स्थिरता भी। मतलब ऐसा बैलेंस बहुत कम देखने को मिलता है, और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है जो न सिर्फ तेजी से बल्कि बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि भारत ने ये किया कैसे? इसे समझने के लिए हम 5 मेन एरियाज को देखेंगे। पहले इकोनॉमी की रफ्तार, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जबरदस्त बदलाव आया है, उसके बाद डिजिटल क्रांति, फिर अपने लोगों में किया गया इन्वेस्टमेंट, और आखिर में दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका। तो चलिए सबसे पहले उस इंजन से शुरू करते हैं जो इस सब को ताकत दे रहा है, यानी भारत की आर्थिक गति। इस प्रभावशाली ग्रोथ के पीछे असल में क्या चल रहा है? ये ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका असर जमीन पर दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं पिछले एक दशक में 17 करोड़ नई नौकरियों की। इसने बेरोजगारी को कई सालों के सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। इसके साथ ही देश से होने वाला एक्सपोर्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और करीब $81 बिलियन का विदेशी निवेश भारत में आ रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कितना गहरा भरोसा है। लेकिन देखिए, लगातार आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत जमीन की जरूरत होती है, और ये हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर लाता है, एक नए राष्ट्र का असल में निर्माण। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं देखा गया। जरा सोचिए, सिर्फ एक दशक में भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग 60% बढ़ गया है। 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये हमारी इकोनॉमी की वो नसें हैं जो सामान, सर्विसेज और लोगों को देश भर में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचा रही हैं। और ये कहानी सिर्फ सड़कों की नहीं है। भारत की लाइफलाइन यानी रेलवे भी एक क्रांति के दौर से गुजर रही है। सोचकर देखिए, 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 156 आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, और देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का 325 किलोमीटर का ट्रैक बनकर तैयार है। ये बदलाव शायद शहरों में सबसे साफ दिखाई देता है। साल 2014 में सिर्फ 5 शहरों में कुल 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। आज 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क है। इसने लाखों लोगों के लिए शहरों में सफर करने का तरीका ही बदल दिया है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये जो नंबर है 2.69 करोड़, ये ग्रामीण इलाकों में PMAY ग्रामीण योजना के तहत बनाए गए नए घरों की संख्या है। ये सबके लिए आवास या हाउसिंग फॉर ऑल के वादे को जमीन पर उतारने जैसा है, और वो भी एक बहुत बड़े स्केल पर। इस फिजिकल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक और उतना ही जरूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। अगर नए हाईवे और रेलवे देश की धमनियां हैं, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नर्वस सिस्टम है। इस आंकड़े को देखिए, 1,59,000। भारत में इतने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। इनमें से हर एक स्टार्टअप इनोवेशन, डिसरप्शन और अच्छी नौकरियां बनाने का एक जबरदस्त इंजन है। और इस इकोसिस्टम को ताकत कहां से मिल रही है? हर महीने 15 अरब से ज्यादा डिजिटल लेनदेन से। UPI जैसी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ जिंदगी आसान की है, बल्कि ये इकोनॉमी को एक अभूतपूर्व पैमाने पर फॉर्मलाइज कर रही है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रही है। ये डिजिटल क्रांति हमारी जरूरी सेवाओं को भी बदल रही है। 76 करोड़ लोगों के पास अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटली उपलब्ध है, जिससे हेल्थ केयर ज्यादा आसान और असरदार बन रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है।
भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए देश के ज्यादातर गांव अब हाई स्पीड फाइबर से जुड़ चुके हैं। ये डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है और ये पक्का कर रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी के मौके सभी तक पहुंचें। लेकिन सोचिए, इस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी तभी कीमती है जब इसे इस्तेमाल करने वाले लोग सक्षम हों। ये हमें हमारे चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर लाता है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। यानी ये सुनिश्चित करना कि भारत की आबादी स्वस्थ, स्किल्ड और असशक्त हो। एजुकेशन के फील्ड में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। पुरानी 10+2 वाली बनावट से नई 5+3+3+4 वाली प्रणाली में जाना सिर्फ एक ढांचा बदलना नहीं है। इसका असली जोर रट्टा मारने की बजाय बचपन की शिक्षा, फ्लेक्सिबल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने पर है। हेल्थ केयर की बात करें तो आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर साबित हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में से एक है, जो लगभग 55 करोड़ नागरिकों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देती है। और ये सिर्फ बीमारी के इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि उसे रोकने के बारे में है। करोड़ों डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग और 36 करोड़ से ज्यादा टेली कंसल्टेशंस, ये सब एक एक्टिव और एक्सेसिबल हेल्थ सिस्टम की ओर एक बड़ा कदम दिखाते हैं, जो लोगों तक वही पहुंच रहा है जहां वे हैं। और देश के अंदर हो रहे ये सभी बदलाव आखिरकार हमें हमारे अंतिम पॉइंट पर ले जाते हैं। वर्ल्ड स्टेज पर भारत का उदय, देश का जो ये आंतरिक परिवर्तन है, वो इसे ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा प्लेयर बना रहा है। ये चार्ट क्लाइमेट गोल्स के प्रति भारत की सीरियस कमिटमेंट को दिखाता है। देश की कुल बिजली क्षमता का लगभग आधा हिस्सा अब नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रहा है। इससे भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही साफ 3 तरफा रणनीति अपना रहा है। पहला है आत्मनिर्भरता, यानी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा है आधुनिकीकरण, यानी अपनी सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करना। और तीसरा है दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाना। और अंत में डिप्लोमेसी। अगस्त 2025 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के नेताओं का ये बयान विकास भागीदार, प्रतिद्वंदी नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। ये अपने पड़ोस और उससे आगे के जटिल संबंधों को संभालने और सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए भारत के प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है। तो 2025 के अंत में हम एक ऐसे भारत को देखते हैं जो आर्थिक स्थिरता, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और अपने लोगों में निवेश की एक मजबूत नींव पर खड़ा है। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। इस मजबूत नींव के साथ अगली ग्लोबल महाशक्ति बनने की राह पर भारत के सामने अब कौन सी नई चुनौतियां और मौके हैं?